एपिसोड 5 की शुरुआत वही से होता है जहाँ पर कि एपिसोड 4 खत्म हुआ था। ऋषि थियोडर की कही गई जगह पर आती है। थियोडर बोलता है, भाभी आप तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो, आपको पता था कि वो चिट्ठी मैंने लिखा था। ऋषि बोलती है, तो फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, जल्दी से बोलो। थियोडर बोलता है, तुम मेरे भाई के बारे में कुछ भी नहीं जानती और मैं उन्हीं के बारे में तुमको बताना चाहता हूँ। जैसे कि तुम्हें पता ही है, मेरे भाई को लोगों के मारने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। जो सुनकर ऋषि अपने मन में बोलती है, ये तो मुझे पहले से ही पता है। थियोडर आके बोलता है, मैं यहाँ पर कोई भी और खड़ी करने के लिए नहीं आया हूँ। ऋषि बोलती है, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। थियोडर बोलता है, मेरे भाई ने उसके खुद के मदर को ही मार दिया और अंत में तुम भी इस तरीके से ही मारी जाओगी। ऋषि बोलती है, तो फिर इसके बाद क्या होगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ सरकमस्टेंसेस जानकर ही आर्नोल्ड की वाइफ हूँ। और उसकी ये सब बातें सुनकर तो थियोडर काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो बोलता है, क्या तुम समझ भी रही हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं पर ऋषि अपने मन में बोल रही होती है, फ्यूचर में तो वो अपने फादर को भी मार देगा। थियोडर बोलता है, मेरे ब्रदर के साथ रहने से तुम्हें सिर्फ आंसू और ब्लड ही नसीब होगा। ऋषि बोलती है, आपका स्वागत है आर्नोल्ड समा। और तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर तो आर्नोल्ड आ जाता है, जिसे देखकर तो मानो थियोडर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है और डर के मारे बोलता है, भाई मैंने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ झूठ था, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आर्नोल्ड बोलता है, थियोडर मैंने तुमको कहा कि तुम ऋषि से दूरी बनाए रखना। ये सुनकर तो मानो थियोडर के डर के मारे हालत ही खराब हो जाता है और वो बोलता है, मुझे माफ कर देना भाई। लेकिन तभी थियोडर हंसने लगता है और वो बोलता है, दीदी जैसे कि मैंने सोचा था। और उसका ये हंसी देखकर तो जो ऋषि है वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। थियोडर तभी अपने भाई से माफी मांगता है और बोलता है, मैं और आपके लाइफ में टांग नहीं आ रहूंगा। और ये बोलने के बाद तो वो वहाँ से चला जाता है। थियोडर बोलता है, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि इसके साथ बात मत करना। ऋषि बोलती है, आपके नाम को लेकर मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मैं यहाँ पर कैसे नहीं आती। आर्नोल्ड बोलता है, तुमने मुझे उस लेटर का रिप्लाई दिया था, इस वजह से मैं यहाँ पर पहुँच पाया। ऋषि बोलती है, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। तभी आर्नोल्ड बोलता है, तुमको क्या हुआ है। ऋषि बोलती है, आखिरकार आपका भाई आपके बारे में इतना ज्यादा खराब क्यों बोल रहा था। आर्नोल्ड बोलता है, क्योंकि ये सच है। फिर ऋषि बोलती है, आपने पिछले वार में काफी सारे जाने लिया था, लेकिन यहाँ पर आकर तो आप सभी के साथ बहुत ही ज्यादा जेंटल और केयरिंग बिहेव कर रहे हैं। जो सुनकर आर्नोल्ड बोलता है, लगता है मैंने तुमको कुछ ज्यादा ही बिगड़ दिया है। और फिर वो ये बोलने के बाद तो ऋषि का गला पकड़ता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम्हें क्या बकवास कर रही हो। ऋषि बोलती है, मैं उसी पर विश्वास करती हूँ जो कि मैंने अपने आंखों से देखा होता है। आर्नोल्ड बोलता है, तुम ऐसे बातें कैसे बोल सकते हो जबकि तुमने मुझे बैटलफील्ड में देखा ही नहीं। ऋषि बोलती है, आप तो मेरे बारे में ज्यादा सोचते हो, लेकिन आप आपके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। आर्नोल्ड बोलता है, तुम तो एक बेवकूफ हो, मैं यहाँ पर तुमको लेकर आया हूँ एडवांटेज के लिए। ऋषि बोलती है, आप जो भी बोलिए, मैं आपको एक खराब इंसान के तौर पर नहीं मानूंगी। ये सुनने के बाद तो आर्नोल्ड थोड़ा सा फंस जाता है और ऋषि की तरफ ही देखने लग जाता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम्हारे अंदर क्या है, तुम हो कौन। जब भी मैं तुम्हारे आंखों की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बैटलफील्ड में हूँ। तुम्हारे खूबसूरत गहरी आंखें, लगता है मैं इन आंखों में ही मर जाऊँ। और ये बोलते हुए तो आर्नोल्ड ऋषि के गले से हाथ को हटाकर उसके गाल पर रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि बैटलफील्ड के अंदर किसी को मारना सबसे ज्यादा टेरिफाइंग चीज है। उसकी ये बातें सुनकर ऋषि अपने मन में बोलती है, क्या ये सच में वही इंसान है जिसको कि मैं जानती हूँ। और ऋषि अपने मन में ये भी बोलती है कि मैं कई बार मरी गई और कई बार जिंदा लौटी, लेकिन अब तक मुझे ऐसा फीलिंग्स कभी भी फील नहीं हुआ। आखिरकार एक ऐसा फीलिंग्स है, क्या मैं डर तो नहीं रही हूँ। जिसके बाद ऋषि आर्नोल्ड को बोलती है, मेरा ए लाइफ जैसा भी हो, मैं अंत तक आपके साथ खड़ी रहूंगी, मैं यहाँ से भागूंगी नहीं, मैं आपकी वाइफ बनकर जीना चाहती हूँ। इसके बाद तो आर्नोल्ड ऋषि के चिन को पकड़ता है और फिर उसको करीब लाकर किस कर देता है और वो बोलता है, तुम्हें मेरी वाइफ बनने के लिए कोई भी रिजल्व होने की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन सुबह हम ऋषि को देख पाते हैं जो कि कुछ बना रही थी, लेकिन वो तो अपने काम पर ही फोकस नहीं कर पा रही थी। वो तो बार बार अपने पिछले रात के किस के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एली से आ जाती है और वो बोलती है, आपको रेस्ट कर लेना चाहिए ऋषि शर्मा, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। ऋषि बोलती है, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो अपने मन में बोलती है, दिन तो करीब आता जा रहा है। तभी एली से ऋषि के हाथ पर कुछ पेंट देख पाती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग फील करती है, जो कि ऋषि भी नोटिस कर लेती है और वो बोलती है, ये वही प्रोडक्ट है
जो कि मैं काइन से डील करने वाली हूँ। और फिर ऋषि हमें बताने लगती है कि ईस्ट एरिया में गर्ल्स नेल को पेंट करते हैं और वो कलर्स, फ्लावर और दूसरी चीजों से बनाई जाती है। इससे लड़कियां और भी ज्यादा फैशनेबल लगती है। और फिर वो एलिसे को भी नेल पेंट लगाने लग जाती है। एलिसे बोलती है क्या इससे मेरे नेल स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि मेरे नेल्स में जल्दी क्रैक पड़ जाता है। ऋषि बोलती है हाँ स्ट्रॉन्ग तो हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें ज्यादा मीट और फिश खाना चाहिए। एलिसे बोलती है ठीक है मैं समझ गई, सैलरी मिलने के बाद मैं जरूर खाऊंगी। ये सुनकर ऋषि थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है। तभी एलिसे बोलती है मेरी फैमिली काफी ज्यादा पुअर है, मेरी सारी सैलरी तो मेरे भाई और बहन को खाना खिलाने में ही चला जाता है। जो सुनकर ऋषि अपने मन में बोलती है इस शहर में एलिसे की तरह और भी लोग हैं जो कि काफी ज्यादा गरीब है। वहीं पर एलिसे तो अपने नेल पर पेंट देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। ऋषि बोलती है तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, मैं तुमको एक गिफ्ट करूंगी। एलिसे बोलती है आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऋषि तो जोर जबरदस्ती करती है। और फिर एलिसे तो इमोशनल होकर रोने लगती है और बोलती है मैं खुश हूँ, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इसके अगले पल ही सभी मेट्स नेल पॉलिश को पेंट करते हैं और काफी ज्यादा खुशी होते हैं। और तभी ऋषि अपने मन में बोलती है एलिसे की तरह और भी बच्चे जो कि अपने फैमिली को खाना खिलाने के लिए अपने ड्रीम को गिव अप कर दिए और काम करने में व्यस्त हो गए। देन अगले सीन में हम फिर से ऋषि और काइन को देख पाते हैं जो कि बिजनेस डील के बारे में बात करने वाले होते हैं। और फिर हम देख पाते हैं ऋषि अपने नेल पॉलिश को काइन को दिखाने लग जाती है और बोलती है ये छोटे छोटे बॉटल्स में आते हैं। काइन बोलता है आपका आइडिया तो काफी ज्यादा कमाल का है, मैं गारंटी देता हूँ कि लड़कियाँ इस नेल पॉलिश को जरूर पसंद करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको हमारे कंपनी में सेल करने का एक मौका मिले। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो तो हम इसको अरिस्टोक्रेट के तौर पर लग्जरी आइटम बोलकर बेच पाएंगे। लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कोई और ही आइडिया चल रहा है। ऋषि बोलती है कि हाँ तो फिर चलो बिजनेस के बारे में बात करते हैं। और फिर वो काइन को एक फाइल दिखाती है। काइन उसको देखकर बोलता है लेकिन इससे तो जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उससे कोई फायदा होगा। जवाब में ऋषि हाँ बोलती है और बोलती है इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा लो है और इसको तैयार करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है, तो इसको बनाने में ज्यादा से ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि इसको बनाने में हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोग एम्प्लॉय की तरह काम करे। जो सुनकर काइन बोलता है आपका आइडिया तो काफी ज्यादा कमाल है, लेकिन मैं आपसे डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और वो बोलता है प्रिंसेस समा आप तो इसके मदद से चैरिटी करना चाहते हो। ऋषि बोलती है मैं यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। और फिर ऋषि ये भी बोलती है गल काइन में और के बाद बहुत सारे लोगों के लिए पॉलिसीज लागू हुए हैं। काइन बोलता है मुझे पता है कि इसके मदद से बहुत सारे लोगों का इनकम जनरेट हो सकता है। जवाब में ऋषि बोलती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, इसकी मदद से लोगों को बेनिफिट मिलेगा जिस वजह से कंट्री का इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ तक कि टैक्स भी बहुत ही ज्यादा कम कटेगा। जो सुनकर काइन बोलता है आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप जो भी बोलो मैं इसको पोर के साथ शेयर नहीं करना चाहता। फिर ऋषि बोलती है किसी ने मुझे बहुत समय पहले कहा था कि मर्चेंट को हमेशा कस्टमर को चुनना चाहिए, लेकिन चेयरमैन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों को खुद से ही कस्टमर बनाना चाहिए। ये सुनकर तो काइन काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि ये बात तो उसकी कही गई थी। और फिर तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है मैं तुम्हारे बात को समझ गया, तुम चाहती हो कि इसको बनाने में लोग जुड़े जिस वजह से उनका इनकम जनरेट होगा और वही लोग हमारे कस्टमर भी बन जाएंगे और इसके मदद से हम इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल भी कर पाएंगे। जिसमें कि ऋषि हाँ बोलती है और बोलती है मैं आपको यही सजेशन देना चाहती थी। काइन बोलता है मैं आपके बात समझ गया और इसमें काफी ज्यादा मजा भी आएगा, लेकिन ऋषि शर्मा आप बहुत ही ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हो, आप सिर्फ चाहती हो कि हमारी कंपनी आपके साथ जुड़ जाए, है ना? तो फिर ऋषि शर्मा अब मैं आपके प्रपोजल को कैसे रिजेक्ट करूं? जो सुनकर ऋषि अपने मन में बोलती है मैं नहीं चाहती कि मैं इस ट्रिक को इस्तेमाल करूं, लेकिन लगता है अब मुझे करना ही पड़ेगा। फिर वो काइन को एक पेपर देती है जो देखकर तो मानो काइन के पैरों तले जमीन खिसक जाता है क्योंकि वो उसकी बहन की रिपोर्ट्स होती है। और तो वो तो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कैसे, आखिरकार कैसे, ये तुम्हें कैसे पता चला? ऋषि बोलती है मुझे माफ कर देना, मुझे आपके बहन के बारे में पता है, आर्या टूली, जिसका की काफी ज्यादा तबीयत खराब है। काइन बोलता है मुझे पता नहीं कि इस इंफॉर्मेशन को कौन लीक कर सकता है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषि बोलती है मैं अपने ग्राउंड में मेडिसिनल हर्ब्स को उगा रही हूँ जिसके मदद से मैं मेडिसिन बना सकती हूँ और उस मेडिसिन के वजह से आपकी बहन आर्या टूली का इलनेस एकदम चला जाएगा। काइन तो एकदम चौंक ही जाता है और वो बोलता है मैं तुम पर बिलीव नहीं करता क्योंकि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। तभी ऋषि बोलती है तुमको याद है कि रेस्टोरेंट में मैंने तुमको एक बोरी दिया था ताकि तुम सभी ड्रंक पीपल को वो खिला
सको। तभी काइन उसको रियलाइज कर पाता है और फिर उसका एक दोस्त बोलता है उसको खाने के बाद मेरा हैंगओवर एकदम से उतर गया था। ऋषि बोलती है ओ मेडिसिन भी मैंने बनाया था। और फिर ये सुनकर तो काइन एकदम परेशानी में आ जाता है और वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगा तो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरे बहन को ठीक करने के लिए ओ मेडिसिन मुझे दे दो। ऋषि बोलती है चेयरमैन आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं आपके बहन को ऐसे ही मेडिसिन दे दूंगी, उसके साथ हमारे बिजनेस का कोई भी रिलेशन नहीं है, मैं आपकी बहन का कोई भी एडवांटेज नहीं लेना चाहती। मुझे लगता है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि गरीब लोग भी अपने फैमिली के लिए चिंता करते हैं, अपने भाई बहन के लिए ध्यान रखते हैं, इसलिए चेयरमैन मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे डील को एक्सेप्ट कर लीजिए। ये बोलने के बाद वो अपना सर भी झुका लेती है। इसके बाद तो काइन ऋषि के सामने आकर झुक जाता है और बोलता है प्रिंसेस अपना सर ऊंचा कीजिए। ऋषि बोलती है चेयरमैन आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी काइन बोलने लगता है ट्रेडिंग मेरा जॉब है, पहले मैं कस्टमर को चूज करता था, मैंने आपको इनएक्सपीरियंस समझा, सच बात तो ये है कि गरीब लोग मेरे लिए मैटर ही नहीं करते, मुझे पता है कि मेरे तरह उनकी भी कई सारे बहन और भाई होंगे, इसलिए मैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ और अब से आर्या ट्रेडिंग कंपनी आपके डिस्पोजल में होगा। जो सुनकर तो ऋषि काफी ज्यादा खुश रहती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। देन अगले सीन में वो सब वहाँ से चले जाते हैं और ऋषि तो काफी ज्यादा थक गई होती है। फिर जैसे ही वो उठने की वहाँ पर कोशिश करती है तो वो तो नीचे गिर जाती है, जो देखकर तो गार्ड चिंता में आकर उसके पास आ जाते हैं। ऋषि बोलती है क्या तुम दोनों एलिसी को एक बार बुला सकते हो, जो सुनकर तो वो लोग हाँ बोलते हैं। अब अगले सीन में ओलिवर और एक गार्ड ऋषि से मिलने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग कमरे में पहुंचते हैं तो वहाँ पर तो ऋषि नहीं होती, जो देखकर तो वो दोनों के दोनों दंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम थियोडर को देख पाते हैं जो कि हंसता है और बोलता है ऋषि तो कोलैप्स होकर गिर गई थी, तुम्हारा शुक्रिया एलिसे और कामिल। और वहाँ पर तो हम एलिसे और ऋषि के एक गार्ड को देख पाते हैं। वही दूसरी तरफ ऋषि को हम देख पाते हैं जो कि बेहोश होकर एक जगह पर पड़ी हुई थी। और अंत में थियोडर बोलता है तुम दोनों का शुक्रिया फ्यूचर क्राउन प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 5 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, आप लोग कमेंट नहीं करते और लाइक भी कर ही देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।